मध्य एशिया के मंगोलिया नामक देश का वातावरण इंसानी जिंदगी के लिए बेहद कठिन माना जाता है। ये बात 1162 में इसी मंगोलिया देश के उत्तरी भाग में बहने वाली ओनोन नदी के किनारे की है। इस नदी के किनारे होलन नाम की एक युवती अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जूझ रही थी। दरअसल होलन मंगोलिया के इस उत्तरी भाग के हवा पानी से अब भी बिल्कुल अनजान थी। होलन का जन्म जिस इलाके में हुआ था वो अपने हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता था और वहाँ गाय, घोड़े, बकरी और भेड़ें बड़ी मात्रा में पाई जाती थी। होलन खूब गोश्त खाकर और दूध पीकर बड़ी हुई थी, लेकिन मंगोलिया के उस उत्तरी हिस्से में उसको खाने पीने के लिए ये सब नहीं मिल रहा था। उसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा शिकारियों वाला खाना खाकर करना पड़ता था। कभी उसे चूहे या चिड़िया खानी पड़ती थी तो कभी कभार उसे मछली या हिरण भी खाने को मिल जाता था। एक दिन होलन ओनोन नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर अनजान लोगों से घिरी हुई थी। वो अपने पहले बच्चे के गर्भ के दर्द से जूझ रही थी। होलन के आसपास मौजूद लोग उसके लिए अनजान इसलिए थे क्योंकि बोरोजिन नाम के कबीले ने उसका अपहरण कर लिया था। यही बोरोजिन कबीला आगे चलकर मंगोल कबीले के नाम से मशहूर होने वाला था। होलन के माता पिता ने उसकी शादी मर्किट नाम के कबीले के एक लड़के से की थी, लेकिन जब वो लड़का होलन को लेकर अपने कबीले की ओर रवाना हुआ तो उनका अपहरण बोरोजिन कबीले के येसुगी ने कर लिया। होलन ने तब अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को येसुगी के हवाले कर दिया और इस तरह वो मंगोल कबीले में शामिल हो गई। इसी कारण अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त वो खुद को अनजान लोगों के बीच घिरा महसूस कर रही थी। बहुत तकलीफ सहने के बाद आखिरकार जब होलन ने अपने पहले बच्चे एक लड़के को जन्म दिया तो वहाँ मौजूद लोगों ने ये देखा कि उस बच्चे ने अपने हाथ की मुट्ठी में कुछ दबाया हुआ था। होलन ने थोड़ा घबराते हुए लेकिन बेहद नरमी के साथ अपने बच्चे के उंगलियों को एक एक करके खोला ताकि ये वो देख सके कि आखिर वो बच्चा अपने हाथ में कौन सी चीज़ लेकर इस दुनिया में आया है। होलन ने जब उसकी मुट्ठी खोली तो ये देखकर वो हैरान थी कि लड़के के हाथ में खून का एक काला थक्का दबा हुआ था। दरअसल उस बच्चे ने अपनी माँ के गर्भ में बने खून के थक्के को अपनी मुट्ठी में दबा लिया था। होलन के पास मौजूद कबीले के लोगों ने जब बच्चे के हाथ में खून का थक्का देखा तो वो सभी परेशान हो गए, क्योंकि कबीले के लोगों के हिसाब से ऐसा होना अमंगल की निशानी थी। मगर उस वक्त ओनोन नदी के किनारे पहाड़ी पर मौजूद लोगों में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा केवल कबीले की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का किस्मत बदलने वाला था। होलन का अपहरण करने के कुछ ही दिन बाद येसुगी तातार कबीले के खिलाफ एक मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए चला गया था। उस जंग के दौरान येसुगी ने तेमुजिन उगे नाम के एक योद्धा की हत्या कर दी थी। येसुगी जब अपने बेटे के पैदा होने के बाद कबीले में वापस लौटा तो उसने अपने बच्चे का नाम तेमुजिन रखने का फैसला किया। तेमुजिन नाम का यही लड़का आगे चलकर दुनिया भर में चंगेज़ खान के नाम से मशहूर होने वाला था। भले ही मंगोलों का कबीलाई इलाका दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दुनिया में हो रही घटनाओं की पूरी जानकारी रहती थी। चंगेज़ खान के पैदा होने से कई साल पहले मुसलमान, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों ने मंगोल कबीलाई इलाकों में खुद को स्थापित करने की कोशिश की थी, मगर वहाँ के वातावरण और कठिन जीवन को सह नहीं पाए। तेमुजिन के बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तेमुजिन के पिता की नज़रों में उसका महत्व बहुत ज़्यादा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब बोरोजिन कबीला अपने रहने की जगह बदल रहा था तब तेमुजिन के पिता येसुगी उसे पीछे भूल कर चले गए थे। उस दौरान तेमुजिन की देखभाल दूसरे कबीले के सरदार द्वारा की गई थी। इसके कुछ समय बाद उस दूसरे कबीले के सरदार ने तेमुजिन को उसे उसके कबीले तक सुरक्षित पहुंचा दिया था। वहीं केवल 9 साल की उम्र में ही येसुगी तेमुजिन को लेकर उसके लिए लड़की ढूंढने चले गए थे। तेमुजिन की माँ ये चाहती थी कि उसके बेटे की पत्नी भी उन्हीं के कबीले की कोई लड़की हो। उस दौर में कबीलों की ये परंपरा थी कि लड़की से शादी करने से पहले लड़के को लड़की के माता पिता के घर कुछ सालों तक सेवाएं और उपहार देने होते थे। इसी परंपरा के चलते तेमुजिन के पिता उपहार के तौर पर एक अतिरिक्त घोड़ा लेकर पूर्व की ओर चल पड़े। पर तेमुजिन की माँ होलन का कबीला रहता था। ऐसा कहा जाता है कि तेमुजिन के पिता येसुगी
उसे घर से दूर केवल इसलिए नहीं ले गए थे ताकि वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ सके। दरअसल तैमुजिन के पिता को ये मालूम था कि उनके मरने के बाद तैमुजिन और उसके सौतेले भाई बैक्टर के बीच कबीले की सरदार की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष होने की संभावना है। मगर तैमुजिन के मुकाबले येसुगी अपने बड़े बेटे बैक्टर को ज़्यादा पसंद करता था। इसी कारण वो कबीले के सरदार की गद्दी बैक्टर के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। येसुगी की ये योजना थी कि वो तैमुजिन को पूर्व की ओर ले जाकर उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाएगा। दूसरी ओर तैमुजिन जब अपने पिता के साथ अपनी लड़की की तलाश में पूर्व की ओर गया तो वो पहली बार ओनोन नदी के दूसरी ओर मौजूद दुनिया से रूबरू हुआ। तैमुजिन के पिता उसे घर से ज़्यादा दूर ले जाकर छोड़ देना चाहते थे ताकि वो बैक्टर के साथ सरदार की गद्दी हासिल करने की लड़ाई न लड़े। मगर इसके बावजूद तैमुजिन के पिता उसे उसकी माँ के कबीले तक नहीं ले गए। इसके बदले वो रास्ते में एक परिवार के पास रुके जिसकी बेटी रियो उम्र में तैमुजिन से 1 साल बड़ी थी। तैमुजिन और रियो एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे। दोनों के माता पिता उनकी शादी करने के लिए राजी भी हो गए। उस समय की परंपरा के अनुसार तैमुजिन को रियो के माता पिता के साथ कुछ साल रहकर उनकी सेवा करके उन्हें उपहार देकर खुश करना था। तैमुजिन के पिता येसुगी उसे रियो के माता पिता के घर छोड़कर वापस अपने कबीले की ओर रवाना हो गए। येसुगी जब अपने कबीले की ओर लौट रहा था तो उसने देखा तातार कबीले के कुछ लोग जश्न मना रहे थे। उस जश्न में बेहतरीन दावत का आयोजन भी किया गया था। ये वही तातार कबीला था जिसके योद्धा तैमुजिन युगे को मारकर येसुगी ने अपने बेटे का नाम तैमुजिन रखा था। येसुगी ये जानता था कि अगर तातार कबीले के लोग उसको पहचान लेंगे तो वो उसे जान से मार देंगे। इसके बावजूद उसने ये सोचा कि वो अपना भेष बदल कर जाएगा और भोजन का आनंद लेकर अपने कबीले की ओर वापस लौट जाएगा। मगर जब येसुगी तातार कबीले के करीब पहुंचा तो उस कबीले के लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे जहरीला खाना खाने को दे दिया। जहरीला खाना खाने के बाद जब येसुगी की तबीयत बिगड़ने लगी तो वो जैसे तैसे तातार कबीले के चंगुल से निकलकर अपने कबीले की ओर निकल पड़ा। अपने कबीले में वापस पहुंचने तक येसुगी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कबीले में पहुंचते ही उसने एक आदमी को भेजकर तैमुजिन को वापस बुलाने का आदेश दिया। लेकिन जब तक तैमुजिन वापस अपने पिता के पास पहुंचा तब तक उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जब येसुगी की मौत हुई तो उस समय उसकी 2 पत्नियां थीं और उन दोनों पत्नियों से उसको 7 बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। इस कारण येसुगी का परिवार बेहद कमज़ोर पड़ चुका था। तैमुजिन के पिता का कबीला बोरोजिन उस समय ताइचुट कबीले के संरक्षण में चल रहा था। लेकिन जब तैमुजिन के पिता येसुगी की मौत हो गई तब ताइचुट कबीले ने येसुगी के परिवार की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। दरअसल उस दौर में मंगोलियाई कबीलों में ये परंपरा थी कि अगर कबीले की सरदार की मौत के बाद उसके परिवार में कोई योग्य पुरुष ना हो तो उस परिवार के कबीले से अलग कर दिया जाता था। ताइचुट कबीला येसुगी के परिवार 9 सदस्यों का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना चाहता था। येसुगी के परिवार में तैमुजिन और बैक्टर समेत सभी सदस्य बेहद कम उम्र के थे और अपना खाना पीना भी जुटाने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए अगर ताइचुट कबीला उन्हें अपने साथ रखता तो उन्हें उनके लिए भी खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ता। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कबीलाई इलाकों में खाने पीने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता था। इसी कारण ताइचुट कबीले ने येसुगी के परिवार को कबीले से अलग कर दिया था। बाकी का कबीला जब येसुगी के परिवार को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा था तब पूरे कबीले में केवल एक बूढ़े आदमी को छोड़कर किसी ने भी अपने पुराने सरदार येसुगी के परिवार की मदद करने की कोशिश नहीं की। जब उस बूढ़े आदमी ने कबीले के बाकी लोगों से कहा कि वो अपने पुराने सरदार के परिवार को पीछे छोड़कर अच्छा नहीं कर रहे तो कबीले के कुछ नौजवानों ने उसकी पिटाई कर दी। नौजवानों की पिटाई से काफ़ी चोटें आई और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर तैमुजिन, जिसकी उम्र उस समय लगभग 10 वर्ष की रही होगी, उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब नौजवान लड़के उस बूढ़े आदमी को मार रहे थे तब तैमुजिन ने जाकर उसकी सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो बहुत कमज़ोर था, इसलिए उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। तैमुजिन को इस बात का बेहद अफसोस था
कि वह उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं कर सका। ये अध्याय यहीं तक था। आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक कमज़ोर और असहाय बच्चा तैमुजिन शक्ति और सत्ता हासिल करता है और बन जाता है चंगेज़ खान।